बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हम कक्षा 10वीं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित गद्य खंड के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आइए आज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? ड्राइवर ने, पानवाले ने, थानेदार ने, ड्राइंग मास्टर ने। नेताजी की प्रतिमा ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमपाल, सोहनलाल। नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का नाम मोतीलाल था। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? हर सप्ताह, हर 15वें दिन, हर माह, हर रोज। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब हर 15वें दिन गुजरते थे। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट। मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हालदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, पान वाले ने। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था। कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की हालत क्या हुई? आंखें भर आई, उछल पड़े, हैरान रह गए, होंठ फड़कने लगे। कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को, चश्मे वाले कैप्टन को। हालदार साहब चश्मे वाले कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? हालदार साहब, चाय वाला, पान वाला, चश्मे वाला। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन चश्मे वाला है। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? हालदार, हालदार का ड्राइवर, कैप्टन, पानवाला। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र पानवाला है। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव देशभक्ति है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे हैं? पानवाले ने, हालदार ने, ड्राइवर ने, नगरपालिका के अध्यक्ष ने। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द पानवाले ने कहे हैं। नेताजी की मूर्ति की टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंचाई बताई गई है? 4 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट। नेताजी की मूर्ति की टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक ऊंचाई 2 फुट बताई गई है। देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? धन पर, बल पर, ज्ञान पर, मन पर। देशभक्ति की भावना मन पर निर्भर करती है। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम वृक्ष, बेनीपुरी, श्याम प्रकाश।
बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भक्त की आयु कितनी थी? 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष, 80 वर्ष। बाल गोविंद भक्त की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। बाल गोविंद भक्त किसके आदर्शों पर चलते थे? तुलसीदास के, कबीर के, सूरदास के, नानक के। बाल गोविंद भक्त कबीर के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भक्त कैसे कद के व्यक्ति थे? लंबे, छोटे, मंझोले, सामान्य। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के व्यक्ति थे। बाल गोविंद भक्त अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कबीरपंथी मठ में। बाल गोविंद भक्त अपनी फसल को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। प्यारे बच्चों, लेखक ने रोपनी धान की रोपाई को अर्थात धान लगाने को कहा है। बाल गोविंद भक्त खेत में क्या करते थे? केवल गीत गाते हैं, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं। बाल गोविंद भक्त खेत में धान के पौधे लगाते हैं। बाल गोविंद भक्त का रंग कैसा था? सांवला, काला, गेहुआ, गोरा चिट्टा। बाल गोविंद भक्त का रंग गोरा चिट्टा था। बाल गोविंद भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। बाल गोविंद भक्त के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को, बालक को। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर मनुष्य को कहा गया है। बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, लहर, जादू, शहनाई। बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील पतोहू का पुनर्विवाह करवाना थी। बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? मोटर गाड़ी से, रेलगाड़ी से, बैलगाड़ी से, पैदल। बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? बाल गोविंद भक्त का मात्र एक बेटा था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 27 में आप ठीक कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, यहाँ गलती से 3 प्रिंट हो गया है, आप इसको ठीक करें। बाल गोविंद भक्त का मात्र एक ही बेटा था, 3 यहाँ गलती से लिखा गया है, आप इसको एक पढ़ें, एक समझें। बाल गोविंद भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, तानपुरा, सितार, खंजड़ी। बाल गोविंद भक्त खंजड़ी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? सफ़ेद पोश, नवाब, लंबी दाढ़ी वाले, पठानी पोशाक वाले। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे थे।
सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, तरबूज, खीरे, नींबू। सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का, मध्यम वर्ग का। लेखक की दृष्टि में खीरा मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, मूर्खता के कारण। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए फेंक दिया था। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मिद्दे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे? डॉक्टर ने, कथानायक ने, तीसरे मुसाफिर ने, नवाब साहब ने। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नामुराद मिद्दे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द नवाब साहब ने कहे। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? टिकट निरीक्षक, जेब कतरा, नवाबी नस्ल का व्यक्ति, स्वयं लेखक। गाड़ी के डिब्बे में नवाबी नस्ल का व्यक्ति बैठा था। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था। डिब्बा खाली नहीं था। नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली? आनंदित होने के दिखावे के कारण, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, लेखक को हीन समझने के कारण, अपनी संतुष्टि प्रकट करने के कारण। नवाब साहब ने पलकें आनंदित होने के दिखावे के कारण मूंद ली थी। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील शब्द का अर्थ है आसानी से न पचने वाला, सुपाच्य, रसीला, कोमल। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील शब्द का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का अर्थ है यात्रियों, केंद्रस्थ, नगर के इर्द गिर्द के स्थान, वातानुकूलित, लंबी दूरी। मुफस्सिल का अर्थ है केंद्रस्थ, नगर के इर्द गिर्द के स्थान। यशपाल ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु, बहुमूल्य फल, दुर्लभ फल, अमर फल। यशपाल ने खीरे को अपदार्थ वस्तु माना है। लखनऊ के खीरे की विशेषता थी आलम, लजीज, बालम, देसी। लखनऊ के खीरे की विशेषता उसका लजीज होना थी। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। नवाब साहब रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी में सफ़र कर रहे थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कहानी, संस्मरण, जीवनी, निबंध। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ साहित्य की संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? बुखार से, कैंसर से, तपेदिक से, जहरबाद से। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच कैसे संबंध थे? पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक। लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच पारिवारिक संबंध थे। लेखक ने देवदारू किसे कहा है? पेड़ को, पर्वत को। फादर कामिल बुल्के को, राम काव्य को। लेखक ने देवदारू फादर कामिल बुल्के को कहा है। परिमल कैसी संस्था थी? सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक,
राजनीतिक। परिमल एक साहित्यिक संस्था थी। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कैसा सन्यासी बताया है? विवस्थामयी सन्यासी, संकल्प से सन्यासी, दिखावे के सन्यासी, ढोंगी सन्यासी। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को संकल्प से सन्यासी बताया है। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। लेखक फादर कामिल बुल्के के किन गुणों के कारण श्रद्धानत थे? विद्वत्ता के कारण, मित्रता के कारण, व्यवहार कुशल होने के कारण, मानवीय गुणों के कारण। लेखक फादर कामिल बुल्के के मानवीय गुणों के कारण श्रद्धानत थे। फादर कामिल बुल्के अपनी मां की चिट्ठियां किस मित्र को दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश को, जैनेन्द्र कुमार को, डॉक्टर सत्य प्रकाश को, डॉक्टर निर्मला जैन को। फादर कामिल बुल्के अपनी मां की चिट्ठियां डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। प्यारे बच्चों, यह थे संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10वीं के लिए गद्य खंड पर आधारित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, इन बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्णांक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।